दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास संस्करण में अभी तक हमने देखा किस तरीके से भारत पर मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत हुई। कैसे अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, जिसमें 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ने भारत पर पहला आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद 711 ईस्वी में ही बुधैल ने आक्रमण किया, वो भी असफल रहा। मगर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला भारतीय सफल आक्रमण किया। ठीक है, इसी तरह तुर्कों ने भारत पर किस तरह आक्रमण किया, जिसमें सुबुक्तगिन ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था तुर्क में। और फिर हमने देखा किस तरीके से मोहम्मद गजनवी का शासन आया, कैसे मोहम्मद गौरी का शासन आया। इसी तरीके से हमने और भी तुर्क आक्रमणों के बारे में पढ़ा था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम दिल्ली सल्तनत पे पहुंचे। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है वो 320 वर्ष का है, जिसमें हमने दो वंशजों के बारे में पढ़ा। एक गुलाम वंश, जो कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक का शासनकाल था। दूसरा खिलजी वंश। खिलजी भी तुर्की थे। 64 तुर्की नस्लों में सबसे निम्न वर्ग के तुर्क थे। इनका शासनकाल सबसे छोटा है, मात्र 30 वर्ष का, जो कि गुलाम वंश के शासनकाल खत्म होने के बाद शुरू होता है। 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो हमारे पुराने वीडियोस में जाके देख सकता है। अब हम तीसरे वंशज की बात करेंगे। ये है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है ये शुरू होता है खिलजी वंश के खत्म होने पर, यानी कि 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक। खिलजी वंश के विपरीत ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। कौन सा? तुगलक वंश। देखो, इसकी स्थापना किसने करी थी? गाजी मलिक। गाजी मलिक का ही दूसरा नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। यानी कि इसका नाम जो ग्यासुद्दीन तुगलक कब पड़ा था? जब इसने अपना राज्याभिषेक कराया, तब इसने ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से राज्याभिषेक कराया। इसका खुद का शासनकाल 5 साल का है, 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक का। आइए देखते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में क्या क्या कार्य किए और उसके किस तरीके से उसने युद्ध अभियानों में भाग लिया और कैसे उसकी मृत्यु होती है। तो सारी चीजें आइए देखते हैं। सबसे पहले इसने जो कार्य किए थे और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखिए बताते हैं। कृषि के लिए इसने क्या किया था? नहरों का निर्माण करवाया था। ऐसा करने वाला दिल्ली का ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, इसने एक काम और किया था, डाक व्यवस्था श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनवाया था, यानी कि तेज। जो डाक व्यवस्था थी उसे अच्छे से अच्छी व्यवस्था के तौर पे लाया था, श्रेष्ठ बनाया था और तीव्रगामी बनाया था। और इसने क्या किया था? जो खिलजी वंश में जो लगान को बढ़ा दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, जिसे 50% कर दिया गया था, उसे इसने घटा करके 1/10 से मैक्सिमम 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी किया। ठीक है, और क्या किया था? जो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की जमीनें वापस ले ली थी, हाँ, कर के तौर पर, गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि वापस कर दी। इसके बाद क्या किया? इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने, घोड़े, जैसे कि मैंने पहले बताया था, घोड़े को दागने यानी घोड़े पर निशान बनाने की जो प्रथा थी, और जो सैनिक थे उनके स्केच बनाने की प्रथा थी, उसे भी इसने प्रभावी तरीके से लागू किया। ठीक है, इसने वो काम किए जो प्रजा के लिए सही थे। इसने अपने हिसाब से वैसे कार्य किए। अब देखिए, इसके युद्धों के बारे में अगर हम बात करें तो इसने सबसे पहला युद्ध, सबसे पहला नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट युद्ध की बात कर सकते हैं। ठीक है, पहले की बात नहीं बोलेंगे हम, इंपॉर्टेंट। इसने ये तेलंगाना पर विजय प्राप्त की। तेलंगाना पर जो इसने विजय प्राप्त करी थी, वो अपने बेटे का नाम क्या था? जूना खां, जो कि बाद में जिसने अपना राज्याभिषेक कराया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। अब इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक कैसे पड़ा था? जब इसने तेलंगाना पर विजय प्राप्त करी और उसका जो सेनापति था वो जूना खां, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र, वो था।
अब जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त करी और इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन कासिम हो गया, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। ठीक है। अगला युद्ध कब हुआ था? तिरहुती। तिरहुती विजय किसकी हुई थी? ये मंगोलों पर हुई थी। इसमें क्या था देखो, गयासुद्दीन तुगलक ने फिर से अपने बेटे को साथ में लिया, बेटा नाम मोहम्मद बिन तुगलक, और वहां पर भी इसने विजय प्राप्त करी। ठीक है। तो ये वो युद्ध है जिसमें इसने अपने बेटे को साथ लेकर युद्ध किया था, और जहां पर इसके बेटे का नाम जूना खां से मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा था। ठीक। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्या होता है। अब ये गयासुद्दीन तुगलक होता है बंगाल युद्ध के लिए अकेले जाता है, बंगाल अभियान देखिए। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया। इसमें क्या होता है, जब ये बंगाल अभियान के लिए जा रहा होता, तो बंगाल अभियान से जब वापस आ रहा होता, तो इसे पता चलता है सूफी संत, सूफी संत कौन से? निजामुद्दीन औलिया की ख्याति जो है बढ़ते जा रही है। तो निजामुद्दीन औलिया की ख्याति बढ़ने के कारण इसे अपने जो सल्तनत है, यानी कि अपनी सत्ता इसे कमजोर होती दिख रही थी। तो इसने क्या किया, निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजा, दिल्ली छोड़ दो। मगर निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। हुनूज दूर दूरस्थ मतलब दिल्ली अभी दूर है। और तब से आज तक जो हम मुहावरा देख रहे हैं, दिल्ली अभी दूर है, तो कह सकते हो वो निजामुद्दीन औलिया की तरफ से हमें उसके बारे में पता चला था। ठीक है। तो दिल्ली अभी दूर है, उन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद क्या होता है कि गयासुद्दीन गुस्से में आता है, और जब वो दिल्ली आने से 8 किलोमीटर पहले तुगलकाबाद, तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर अफगानपुर, अफगानपुर के एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन प्रवेश करता, मतलब वहां पर वो रुकने के लिए आता है। मगर क्या होता है कि जैसे ही वो प्रवेश करता है, महल गिर जाता है इसके ऊपर, जिससे दबकर 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी? अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते हुए महल गिर जाता है, महल के गिरने से। ठीक है। अब क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु जाती तो उसकी जगह पर उसके पुत्र, उसका पुत्र कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से लेकर 1391 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और एक चीज और, गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो तुगलकाबाद में स्थित है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसके पुत्र का शासनकाल। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण जाना जाता था। देखिए वो क्या करता था, सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु भी कहा गया है। तो आइए इसकी कुछ योजनाएं देखते हैं। ठीक है। जैसे कि इसने क्या किया था कि राजकीय आय को बढ़ाने के लिए दोआब में कर वृद्धि करती थी। कर की जो वृद्धि करेगी उससे क्या हुआ, जैसे इसने कर की वृद्धि करी तो दोआब के क्षेत्र में अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे। मगर उसी समय ये योजना लागू कर दी। कौन सी? दोआब में कर वृद्धि की योजना लागू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसानों के विद्रोह के कारण किसानों के लिए दीवान आमिर कोई नामे के विभाग बनाया गया, जो कि किसानों के विद्रोह को रोके। ठीक है। और इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी को बदल, राजधानी को क्या किया, देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी का दौलताबाद। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि मंगोल आक्रमण से बचना तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रसार करके राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। लेकिन हुआ क्या, इसलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा और बाद में इसे फिर से राजधानी दिल्ली बनानी पड़ी। इसका दूसरा प्लान भी असफल हुआ। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए। कैसे? तांबे और कांसे के, जिसका मूल्य चांदी के टके के मूल्य के बराबर रखा गया। मगर इसमें क्या हुआ
इसने अपनी जो मुद्रा निर्माण विधि थी उसे गुप्त नहीं रखा। तो क्या हुआ कि घर घर में नकली सिक्के बनने लगे और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। अब क्या हुआ, जब ये समझ आया कि इसकी योजना असफल हुई है, तब इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है, सांकेतिक कौन सी, तांबे और कांसे की जो मुद्रा है उसे जमा करके चांदी के सिक्के ले जाओ। जब लोगों को पता चला कि तांबे और कांसे के सिक्के बदले चांदी सिक्के मिल रहे हैं, तो उन्होंने और नकली सिक्के बनाए। ठीक है, ये योजना भी असफल हुई। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसने सोचा कि ईरान में, जिसका पहले नाम था खुरासान, वहां पर मंगोलों के शासन का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। तो इसने सोचा इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान यानी कि ईरान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का एडवांस यानी अग्रिम वेतन दे दिया। परंतु अंतिम समय पर इसने क्या किया, खुरासान यानी कि ईरान के शासक से संधि कर ली। अब ये बात जब सैनिकों को पता चली तो सैनिक इस पे विद्रोह करने लगे। फिर इसने क्या किया, सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए कराची अभियान क्या था, इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराची भेज दिया, जहां अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ आपसी विवाद के कारण लड़कर मर गए। इसकी जानकारी इसे दी इबन बतूता। इबन बतूता कौन था? इबन बतूता मोरक्को का यात्री था। इबन बतूता के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी बचकर वापस आए। ठीक है, ऐसा उसने जानकारी दी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वानता को देखकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरियर और बुक्का नामक 2 भाई, इन्होंने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कौन सा राज्य? विजयनगर। और इसी के साथ साथ 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य आया, बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना करी थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने करी। इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु थी 20 मार्च 1351 में हो गई। जब 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो एक इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। तुगलक वंश का अगला शासक फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे अच्छे निर्णय लिए, क्योंकि जो इसने अपना शासन था वो शरीयत के अनुसार किया था। तो आइए देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल था वो 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक का था। फिरोज शाह तुगलक ने जिसका जब राज्याभिषेक हुआ था तब 45 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ठीक, उसने बहुत सारे निर्णय को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व के शासकों के द्वारा लिए गए थे। मतलब उसे जो भी निर्णय गलत लगे सब उसने वापस लिए थे। अभी हम उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया। कैसे शासन किया? शरीयत के अनुसार। शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं था उसने वो सारे कर बंद कर दिए। प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्य के लिए वो प्रसिद्ध था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा है। ठीक है, हाँ, इसने एक काम और किया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने करी थी और इसमें 5 लोगों को उसने छूट दी थी, बच्चे, वृद्ध, बूढ़े, विकलांग, महिलाएं। ठीक है, और ब्राह्मणों पर भी छूट थी, बच्चे, वृद्ध, विकलांग, महिलाएं, ब्राह्मण। ठीक है, मगर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों पर कर लगा दिया। ठीक है, कौन सा? जजिया कर। जजिया कर क्या था?
गैर मुसलमानों का सुरक्षात्मक कर था। ठीक। हाँ, इसने और क्या क्या काम किए? इसने किसानों के जो ऋण थे उसे माफ कर दिया, और सिर्फ चार तरह के ही कर लगाए थे। चार तरह कौन कौन से कर थे? खराज। खराज क्या था? लगान वसूली। ठीक। दूसरा खम्स। खम्स में क्या था? युद्ध में लूट के माल पर कर, जो कि पहले से लग रहा था। जजिया कर। जजिया कर में इसने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। ठीक। और चौथा था जक़ात। जक़ात के अनुसार क्या था कि जो लोग अमीर होते थे, इस्लाम के अनुसार 2.5% दान उन लोगों से लेना होता था जो अमीर होते थे, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज या असहाय होते थे। ठीक है। इसने एक काम और किया था, राजद्रोह गबन के दंड विधान में परिवर्तन। उसके अनुसार क्या था कि कठोर दंड की जगह पर इसने सामान्य दंड कर दिया था। और दूसरी चीज, जो सरकारी सेवक थे, या तो वृद्ध होने के उनकी मृत्यु हो जाए, या उनके जब उनकी वृद्ध होने पर मृत्यु होती तो उनके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्ति कर देता था। तो इसने सरकारी सेवकों के लिए भी योजना निकाली थी। और क्या किया था? इसने उच्च सैनिकों को पहले की तरह नगद वेतन की जगह पर जागीर देने की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी। ठीक है। और इसने 3 तरह की मुद्राओं का भी प्रचलन किया था। कौन कौन सी थी? शंसगनी। शंसगनी कहती है चांदी की मुद्रा थी। ये टंका के 1/6 मानी जाती थी। एक थी अध, यह तांबे की मुद्रा थी, ये जीतल के मूल्य की 1/2 थी, 1/2। तीसरी थी बिक, यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य की 1/4 थी। ठीक है। तो इसने 3 तरह की मुद्राओं का प्रचलन किया, और कई सारी नहरों को भी निर्माण कराया था। अधिकतर जो नहरें थी वो दिल्ली और हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे सिंचाई के तौर पर एक कर लिया था, जिसे कहा जाता था हक ए सर्व। हक ए सर्व नाम का कर लिया जाता था, जो कि उपज का 1/10 था। इसके अलावा ये दास प्रेमी था, तो इसने कई सारे दासों को भी अपने यहाँ पर रखा हुआ था। 1,80,000 दास कहा जाता है। 1,80,000 दासों को इसने रखा था, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए भी एक विभाग बनाया था, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। ठीक है। अर्थात दासों का विभाग। और ये प्रत्येक दास को 10 से 100 टन का वार्षिक वेतन दिया करता था। ठीक। और क्या किया था इसने? चिकित्सालय बनाए थे। चिकित्सालय यानी कि शिफा खाना। निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना कराई, और दार उल सफा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए। तो अपनी प्रजा के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था भी कराई थी, और दार उल सफा नाम के राजकीय अस्पताल भी खुलवाए थे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके मतलब 2 पुत्र थे। 2 पुत्र कौन कौन से थे? फतेह खां और एक मोहम्मद खां। फतेह खां की जो मृत्यु होती है वो इस फिरोज शाह के जीवन काल में हो जाती है। इसका जो दूसरा पुत्र होता है मोहम्मद खां, इसके जो दास थे, किसके? फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया था। अब जो इसका उत्तराधिकारी बनता है, फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 और 1389 तक शासन किया। शासनकाल काफी छोटा है। 1389 में जब तुगलक शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो इसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसके बाद और भी कई छोटे छोटे सुल्तान हुए, मगर उनका कुछ प्रभाव नहीं रहा। इस कारण हम उसकी बात नहीं करेंगे। और जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी तुगलक शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद 1389 से 1399 तक शासन किया। 1399 से 1399 तक शासन किया। ठीक है। इसके बाद और भी कई छोटे छोटे सुल्तान हुए, मगर उनका कुछ प्रभाव नहीं रहा। इस कारण हम उसकी बात नहीं करेंगे। और जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी तुगलक शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद।
ये मतलब इसकी बहुत बुरी दुर्दशा थी। इसकी दुर्दशा देखकर एक व्यंग किया जाता था, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालन तक फैला हुआ है, ऐसा व्यंग चल रहा था उस समय। तो इसी का फायदा उठाकर 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया। जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो नसीरुद्दीन महमूद शाह गुजरात भाग गया, मगर वजीर मल्लू खान ने दोबारा दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बैठाया। सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद तुगलक वंश का अंत हो गया।